नमस्कार, मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट में आज एक नए मुद्दे को लेकर आप लोगों के सामने हूँ। आज का मुद्दा है वास्तु एवं भूमि। आप जहाँ भी जाएं, अक्सर ज्योतिषियों के बारे में आपको लिखा मिलता है वास्तु विशेषज्ञ, कुंडली विशेषज्ञ, ग्रह मेलापक विशेषज्ञ, तरह तरह के विशेषज्ञता उनकी होती है। रमल ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, बहुत तरह की बातें उसमें होती है। लेकिन भूमि विशेषज्ञ शब्द शायद उसमें प्रयोग नहीं होता है। आप लोग को आश्चर्य होगा कि कोई भी वास्तु बिना भूमि परीक्षण के हो ही नहीं सकती। लेकिन अब व्यावसायिक तौर पे व्यावसायिक जगत है तो हाईलाइटेड उसी को किया जाता है जो चीज़ें सुगम होती हैं। तो भूमि परीक्षण अगर हम कोई भी ज़मीन लेते हैं, कोई भी मकान अगर हमको बनाना है, तो वो ज़मीन हमको सूट करेगा कि नहीं करेगा, हमारे अनुकूल होगा कि नहीं होगा, इसको जानना बड़ा आवश्यक होता है। और यहीं पर चूक हो जाती है। जनरली जो भूमि परीक्षण करने वाले पंडित हैं, उनकी फीस 2 से 3 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये ऐसे होती है, उससे कम नहीं होती, क्योंकि उसमें उनको मज़े का समय लगता है। तो अगर समय ज़्यादा लगेगा तो पैसे तो लेंगे ही वो। तो भूमि परीक्षण के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि ये भूमि जो व्यक्ति लेने वाला है उसको ये अनुकूलता फल देगा या नहीं देगा। अभी 1-2 दिन पहले ही एक सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने दिल्ली शहर में एक ज़मीन ली और ज़मीन लेते ही उनको तरह तरह के दुःस्वप्न आने लगे। फिर उनके लड़के का एक्सीडेंट भी हो गया, उनका भी चोट लगा, और जिस बॉस से उनकी बहुत अच्छी पटरी बैठती थी उस बॉस से भी उनका विवाद हो गया। तो फिर उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। मैंने इमीडिएट उस ज़मीन को उनको न लेने की सलाह दी। तो भूमि परीक्षण में भूमि का हलचल भी देखा जाता है, मिट्टी का रंग भी देखा जाता है, और अगर 4-5 गड्ढे खोद दिए जाएं तो शायद पार्ट टू पार्ट हर एक कोने का विश्लेषण हो जाता है। थोड़ा समय तो लगता है इसमें। तो पहले भूमि परीक्षण करना चाहिए, फिर उसके बाद पिंडायन साधन होना चाहिए कि वो ज़मीन की आयु क्या है, किस तरीके से वाय देने वाली है या नहीं है। जो पिंडायन साधन जो होता है, बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे, ज्योतिषी लोग तो लगभग उसको जानते ही हैं। तो पिंडायन साधन के बाद ही लेना चाहिए। उसके बाद फिर वास्तु का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं वास्तु को नहीं मानते हैं। मानने को तो सूरज और चांद है, उसको भी आप मानिए चाहे नहीं मानिए, आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका अस्तित्व है ही और रहेगा। इसी प्रकार वास्तु का भी प्रभाव होता है और इसका प्रभाव रहेगा। वास्तु का सीधा सीधा मतलब होता है पृथ्वी की जो सकारात्मक वेव्स हैं उसको अपने में ऑब्जर्व करना, अपने में उसको समाहित कर लेना। तो वास्तु का फल सदा अनुकूल ही होता है। अब जो नहीं मानते हैं लोकाचार में, तो ये उनकी समस्या है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अगला जो प्रकरण होता है कि वास्तु के हिसाब से नक्शा को बनाना। तो नक्शा बना करके अब जो अच्छे इंजीनियर्स वगैरह हैं वो वास्तु के हिसाब से ही नक्शा को बनाते हैं और उसी के हिसाब से सलाह भी देते हैं। अगर किसी का नक्शा गलत बन गया हो तो कुछ सारे
फेंगसुई वगैरह के उपाय हैं उनके द्वारा उसको सही कर लिया जाता है, लेकिन पूर्ण आमूल चूर परिवर्तन होना उसमें संभव नहीं होता है। उसका आंशिक लाभ ही व्यक्ति को मिलता है, और अगर बहुत खराब है तो उसको तोड़ देना या फिर उस स्थान को छोड़ देना ही बुद्धिमानी होती है। इसके बाद एक प्रकरण आता है कि बहुत सारे लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कह के या कोई अन्य छोटे मोटे अनुष्ठान जैसे रुद्राभिषेक वगैरह करके गृह में प्रवेश कर जाते हैं। धर्मशास्त्र के हिसाब से ऐसा वर्जित है। वास्तु शांति का मतलब है वास्तु देवता की शांति, यानी कि उनके अंग प्रत्यंग जितने भी उनसे जुड़े हुए जो भी जीव जंतु पादप हैं उन सबों का पूजन, उनके अधिदेवता प्रत्यधिदेवता का पूजन। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उनको अपना हिस्सा नहीं मिलता है, तो वे बाद में कालांतर में चल के उसमें रहने वाले व्यक्ति को शापित करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो गृह प्रवेश की पूजा निश्चित रूप से होनी चाहिए, यथा सामर्थ्य होनी चाहिए। किसी को अगर पैसा कम है तो कम पैसे में कराए। हिंदू सनातन संस्कृति में तो कुछ ऐसा नहीं कि बहुत पैसा ही होना चाहिए, लेकिन नियमों का पालन अवश्य करें। अगर ऐसा जो व्यक्ति नहीं करता है तो जब तक आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, आपके सत्कर्म हैं, तब तक तो आपका झंडा बुलंद रहेगा, अन्यथा वो झंडा का डंडा भी गायब होने में समय नहीं लगेगा। धन्यवाद।